गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे, यानी जो है मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है मुगल वंश। मुगल वंश के उस फोल्डर में मुगल वंश से संबंधित सभी जो है लेक्चर पढ़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमने किसको पढ़ा मुगल वंश में, तो बाबर, उसके बाद से बाबर के बाद हुमायूं के बाद ये 15 वर्ष के लिए शेर शाह सूरी की सत्ता दिल्ली पर राज्य करने, शेर शाह सूरी का वंश दिल्ली पर राज्य करता है तो सूरी वंश को पढ़ा। पुनः उसके बाद से हुमायूं का राज हुआ, उसके बाद से अकबर पढ़ा, उसके बाद से हमने जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पढ़ा। इन सभी सुल्तानों को पढ़ने इतिहास में हम शक्तिशाली मुगल शासकों का दौर कहते हैं। इन सभी बादशाहों के पढ़ने के बाद हम मुगल साम्राज्य के उनके द्वारा जो प्रशासनिक कार्य किए गए, जो प्रशासनिक ढांचे का तैयार किया गया, उनके प्रशासन से संबंधित बातें अब आज पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यदि नए हैं तो क्या देखेंगे, सबसे पहले बाबर वाली वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद से आप हुमायूं का वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद से पुनः आप शेर शाह का वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद अकबर से संबंधित 3 वीडियो क्लास है उसको पहले देखेंगे और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, तब औरंगजेब, उसके बाद इस प्रशासन को समझेंगे तो आपको काफी अधिक समझ में आएगा। अब देखें कि यहां से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो इसी पीरियड में हम दिखाएंगे कि कैसे यहां से आप प्रश्न निकालें, किस तरह से इसका अध्ययन करें कि आप एग्जाम के लिए इस मुगल प्रशासन से आने वाले सभी जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए योग्य हो जाएं। आइए इसे देखते हैं। अब देखिए, किसी भी साम्राज्य के विषय में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि प्रशासन का बंटवारा किस तरह से है, यानी प्रशासन की इकाइयां कौन कौन सी है। तो देखें यहां प्रशासन की इकाई है, सबसे पहले ये साम्राज्य जो है, साम्राज्य सूबों में बटा हुआ है और सूबे सरकारों में और सरकार परगने में और परगना दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे हुए हैं। ये मुगल कालीन प्रशासनिक इकाइयां हैं। अब देखेंगे यहां कि शाहजहां ने अपने काल में ये सरकार और परगने के बीच में एक नई राजनैतिक इकाई बनाया जिसे हम चकला कहते थे। बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि चकला का निर्माण किस बादशाह ने किया है, तो शाहजहां ने। चकला का निर्माण किन 2 प्रशासनिक इकाइयों के बीच हुआ, तो सरकार और परगने के बीच जो है इसका निर्माण हुआ। यहां से और भी ध्यान दें कि पूछता है कि मुगल काल में जिले के लिए क्या नाम था, जिले को किस नाम से संबोधित करते थे, तो सरकार। और यही दिल्ली सल्तनत काल का प्रशासन जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में जिला को सिख कहते थे। क्या कहते थे? जिला को सिख। लेकिन मुगल काल में जिला को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। याद हो गया? तो साम्राज्य आप जा रहे हैं, यह देश आज के देश के समान था और यह केंद्रीय सत्ता थी और इसका हेड जो होता था वह स्वयं बादशाह होता था। इसके बाद जो है अकबर के काल में हम देखते हैं कि अकबर ने पहली बार अपने साम्राज्य को सूबों में डिवाइड किया। क्लियर है? उसके बाद से अकबर के काल से सूबे, उसके बाद से सरकार, परगना, दस्तूर और गांव, इस तरह से मुगल साम्राज्य का प्रशासन संचालित होता था। सबसे हेड जो होता था वह सम्राट होता था। तो आज विशेषकर हम केंद्रीय प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? मुगलों के केंद्रीय प्रशासन यानी साम्राज्य का जो केंद्र में प्रशासन था उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगली क्लासों में सरकार, परगना, दस्तूर को भी समझेंगे। इसके बाद से मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को समझेंगे। इसके बाद से मुगल कालीन जो है वास्तुकला, शिल्पकला, साहित्य कला, इन सब के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब बिल्कुल ये बात याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य
कि प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी, तो साम्राज्य था। साम्राज्य कई सारे सूबों में बटा हुआ था। सूबों की शुरुआत, सूबा मीन्स प्रांत, तो मुगल साम्राज्य को पहली बार 14 सूबों में किसने बांटा था, तो अकबर ने बांटा था, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद सरकार है, सरकार के नीचे परगना है, लेकिन सरकार और परगने के बीच एक नई प्रशासनिक इकाई का निर्माण किसने किया था, शाहजहां, जिसका नाम चकला था। क्लियर हुआ। इसके बाद से परगना है, इसके बाद से दस्तूर और गांव है। इसी तरह से इसी क्रम में जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं। इन्हीं इकाइयों के माध्यम से मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और राज्य कर रहे थे। इधर देखिए केंद्रीय प्रशासन, सबसे पहले ये देखिए मुगल प्रशासन भारतीय प्रशासन और फारसी इस्लामिक प्रशासन के मिश्रण से बना हुआ था। जैसे मुगल प्रशासन में कई सारे तत्व भारतीय प्रशासनिक या शासन व्यवस्था से भी थे और कई सारे फारसी थे। इन दोनों के मिक्सचर से यह व्यवस्था, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा का निर्माण हुआ था। अब देखिए बात समझ गए। बार बार ये प्रश्न पूछता है कि मुगल प्रशासन जो है किन दो प्रशासनों का मिश्रण है, तो भारतीय प्रशासन और फारसी प्रशासन का मिश्रण है। फारसी कहने का इस्लामिक प्रशासन और भारतीय प्रशासन का मिक्सचर है मुगल प्रशासन। भारतीय प्रशासन और फारसी प्रशासन का मिश्रण, यही बात यहां लिखा है मैंने, भारतीय प्रशासन और मुगल प्रशासन का मिश्रण है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह होता है। मुगल कालीन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी यानी सभी तरह के निर्णय का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बादशाह के पास। किसी भी निर्णय को या किसी भी अधिकारी के आदेश निर्देश को वह खारिज कर सकता है, किसी भी मुकदमे को वह अपने पास मंगवा कर सुनवाई कर सकता है। यानी सभी तरह के आदेश निर्देश किसके अधीन है, वह मुगल बादशाह के अधीन है। केंद्रीय प्रशासन के विभाग निम्नलिखित है। अब देखें ये केंद्रीय प्रशासन के विषय में यहां पढ़ रहे हैं, इसके विभागों के विषय में देखते हैं कुछ, और कुछ अधिकारियों के विषय में देखते हैं। एक विभाग था दीवाने विजारत, यह वजीर का विभाग था। किसका विभाग है, यह वजीर का विभाग है। इसका प्रधान वजीर होता था। यह वित्त विभाग, कौन सा विभाग देखता था, तो वित्त विभाग देखता था। मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग अकबर काल में टोडरमल इस विभाग के प्रधान थे। अब देखें कि जो दीवाने विजारत है यह अकबर के काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग था और इस विभाग को अकबर के काल में राजा टोडरमल देखा करते थे। जब हम भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे तो टोडरमल के महत्व को समझेंगे कि ये टोडरमल कौन है और ये कैसे 10 साला पद्धति लाते हैं और इनकी 10 साला पद्धति क्या है। इसके विषय में हम अगली क्लास जब भू राजस्व पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ेंगे। अब देखिए मुगल सम्राट के बाद दूसरा अधिकारी वकील होता था। मुगल काल में सम्राट के बाद दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी वकील होता था। अकबर ने इसकी शक्ति को कम कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। अकबर के काल में जो आपने देखा कि अकबर 56 से लेकर 60 तक बैरम खां के अधीन कार्य करता रहा। बैरम खां अकबर के काल में वकील पद पर जो है कार्यरत थे। अकबर ने इस वकील पद की जो है खामियों और इसके महत्व को समझा है और इसने देखा है कि कैसे यह वकील राजा को चेक कर देते हैं। इसलिए इस वकील के पद की शक्ति को कमजोर करने के लिए अकबर ने इसकी शक्ति 4 हिस्सों में बांट दी। कुछ शक्ति इसकी दीवान को दे दिया, कुछ शक्ति मीर बख्शी जो सेना का प्रधान था उसे दे दिया, कुछ शक्ति वकील की सद्र उस सुदूर को दे दिया और कुछ शक्ति मीर समा को दे दिया। ध्यान दिया आप लोगों ने। वकील की शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने इसकी शक्ति, इसके कार्यों को जो है और इसके अधिकारों को 4 हिस्सों में बांट दिया। कुछ अधिकार और शक्ति दीवान को दे दिया, कुछ मीर बख्शी ये सेना का प्रधान है इसे दे दिया, कुछ कार्य और अधिकार सद्र उस सुदूर को दे दिया और कुछ मीर समा को दे दिया। बात समझ में आ गई।
अब देखिए, वकील के कार्यों को उपरोक्त 4 अधिकारियों में बांट दिया, जिससे इसकी शक्ति कमजोर हो गई। ठीक है। अब देखिए, औरंगजेब के काल में असद खां, ध्यान देंगे, असद खां ने 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। ये याद रखेंगे, असद खां का नाम आप जरूर याद रखेंगे। असद खां ये कौन है? औरंगजेब के काल में 31 वर्षों तक, कितने दिनों तक? 31 वर्षों तक, 31 वर्षों तक यह दीवान के पद पर कार्यरत रहे। क्लियर हुआ? असद खां, ये प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि लंबे समय तक दीवान के पद पर कौन सा व्यक्ति रहा है? तो असद खां। किस बादशाह के काल में? तो औरंगजेब के काल में। यहां तक आप समझ गए हैं। अब ये देखें कि केंद्र में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह होता था। मैंने बताया कि किसी भी न्याय संबंधी कोई भी निर्णय का अंतिम अधिकार बादशाह के पास होता था। यह किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता था या किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को कम कर सकता था। ये सारे अधिकार अंतिम, किसी भी विभाग का अंतिम प्रधान जो है कौन है? बादशाह है। अब देखिए, दरोगा ये डाक चौकी, ये ध्यान दें, यह एक विभाग है। दरोगा ये डाक चौकी, इस विभाग का यह गुप्तचर विभाग है। ठीक है, या सूचना विभाग है। इस विभाग का काम है कि यह विभाग बादशाह को महत्वपूर्ण सूचनाएं देता रहे। क्लियर हुआ? दरोगा ये डाक चौकी या गुप्तचर विभाग है। यह विभाग बादशाह को आवश्यक सूचनाएं देता रहता है। मुहतसिब का कार्य जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाना था। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं एग्जामों में कि मुहतसिब नामक अधिकारी मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी के क्या कार्य थे? तो यह नैतिकता का अधिकारी है। जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और दुष्चरित्र कार्यों से जनता को बचाता है और शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने से जनता को रोकता है। शरीयत से के प्रतिकूल यदि जनता कोई कार्य कर रही है तो उसे रोकता है। शरीयत क्या है? यह जो है इस्लाम धर्म की एक कानून की पुस्तक है शरीयत। शरीयत में इस्लामिक राज्य को कैसा होना चाहिए, इस्लामिक व्यक्तियों को, कौन इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से गैर धार्मिक कार्य उसे नहीं करने चाहिए, यह जनता के लिए यह नैतिकता का अधिकारी है। विशेषकर यह जनता को शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने से रोकता है। प्रतिकूल मीन्स शरीयत के विरुद्ध कार्य करने से यह रोकता है। मुहतसिब है, किस चीज का अधिकारी है? जनता के आचरण को देखता है, जनता के चरित्र को सुधारता है, इसीलिए यह नैतिकता का अधिकारी है। जनता के चरित्र, आचरण, ठीक है, और वह जनता शरीयत के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, यह देखने का अधिकार किसके पास है? तो मुहतसिब के पास है। ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखें। यहां से बहुत बार पीसीएस में या कई जगह के कई सारे छोटे छोटे एग्जामों में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, खुफिया नवीस ये कौन सा अधिकारी है? खुफिया नवीस। यह मुहतसिब से बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, यूजीसी ने कई बार प्रश्न पूछा है, यूपी पीसीएस में कई बार यह प्रश्न पूछा गया और यूपीएससी में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। मुहतसिब, मुगल कालीन मुहतसिब जो है किस चीज का अधिकारी था? तो यह नैतिकता का अधिकारी है। जनता को शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने से रोकता है और जो है गलत आचरण, दुष्चरित्र के कार्यों को करने से रोकता है। अब देखिए, खुफिया नवीस यह गुप्तचर पत्र लेखक है। खुफिया नवीस क्या है? गुप्तचर, गुप्त रूप से बादशाह को सूचनाएं देता है पत्र के माध्यम से, यह खुफिया नवीस है। क्लियर हुआ? मुशर्रिफ, ये याद रखें, यह राज्य की आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता है।
ध्यान दें, ये भी एग्जाम के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण है। मुशर्रिफ, मुशर्रिफ कैसा अधिकारी है कि यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखता है मुशर्रिफ। अब देखिए मुस्तौफी, मुस्तौफी यह मुशर्रिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता है। ये दोनों अधिकारी महत्वपूर्ण हैं। यह अर्थव्यवस्था से संबंधित अधिकारी हैं। मुशर्रिफ का कार्य आय व्यय का लेखा जोखा रखना, और मुस्तौफी का कार्य जो है मुशर्रिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करना। तो मुशर्रिफ की जांच कौन करता है? मुस्तौफी। मुशर्रिफ की जांच मुस्तौफी करता है। बिल्कुल ध्यान दें, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। मुशर्रिफ का कार्य क्या है? मुस्तौफी, मुशर्रिफ का काम आय व्यय का लेखा जोखा रखना, और मुस्तौफी का काम मुशर्रिफ द्वारा किए गए या तैयार किए गए आय व्यय लेखा जोखा की जांच करना है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब एक बार इसे रिपीट करें ध्यान से, आपको याद हो जाएंगे। केंद्र का सर्वोच्च पदाधिकारी, न्याय का पदाधिकारी वासा होता है। दरोगा ये डाक चौकी, यह गुप्तचर विभाग है जो सुल्तान को सूचनाएं दिया करता है। उसके बाद से मुहतसिब, यह काफी महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह जनता के जो है यह नैतिकता का अधिकारी है। जनता नैतिकता और अपने आचरण को शुद्ध रखे, इसकी देखरेख यही करता है। जनता शरीयत के प्रतिकूल न जाए, शरीयत के नियमों के अनुसार ही कार्य करे, इसका देखरेख कौन करता है? मुहतसिब करता है। सामान्य रूप से आप याद रखेंगे, यह जनता की नैतिकता का अधिकारी है। यह जनता को अनैतिक कार्य करने से रोकता है और जनता को नैतिक कार्यों का पाठ पढ़ाता है। नैतिकता क्या है ये समझाता है। इसके काम किसके काम है? यह मुहतसिब के काम है। क्लियर हुआ? इसके बाद से खुफिया नवीस, यह बादशाह को गुप्त सूचनाएं भेजा करता है। इसके बाद से मुशर्रिफ, यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। और मुस्तौफी को है जो मुशर्रिफ द्वारा तैयार किए गए आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता है। आमील, ये देखें, अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष, ये याद रखेंगे, अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष आमील की नियुक्ति की। आमील नामक नए अधिकारी का इस पोस्ट का सृजन अकबर ने किया है। गुजरात, बिहार और बंगाल, गुजरात, बिहार और बंगाल सूबों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत के परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए जिसकी मालगुजारी 1 करोड़ से अधिक होती थी, जिस परगने की मालगुजारी 1 करोड़ से अधिक होती थी, इसीलिए इसे 1 करोड़ी नाम भी दिया गया। अब देखिए, इसको समझे। आमील, अकबर ने इस अधिकारी की इस पद का सृजन किया है। अपने शासन के 18वें वर्ष अकबर ने इस पद का सृजन किया। आमील का कार्य होता था कि जिस परगने की मालगुजारी 1 करोड़ दाम से अधिक हो, कितना? 1 करोड़, 1 करोड़ दाम से अधिक, 1 करोड़ दाम से अधिक हो उस क्षेत्र की मालगुजारी, तो इसको कौन वसूला करेगा? आमील वसूला करेगा। अब देखिए, कहा इस आमील को कि गुजरात, बिहार और बंगाल सूबे में आपको नहीं जाना है। बाकी जितने उत्तर भारतीय क्षेत्र पर हमारा साम्राज्य है, उस सभी जगहों पर आप जो है मालगुजारी वसूल करेंगे, यानी भू राजस्व वसूल करेंगे। और कैसे जगहों का भू राजस्व वसूल करेंगे? आप उस परगने का भू राजस्व वसूल करेंगे जिस परगने का से मालगुजारी 1 करोड़ से अधिक आती हो। इससे कम की जगहों पर आमील नामक अधिकारी नहीं जाता था। ये परगने का अधिकारी है और उन परगनों में इसकी नियुक्ति होती है जिस परगने की आय 1 करोड़ दाम से अधिक होता था। क्लियर हुआ? समझ गए? यहां आमील नामक अधिकारी क्या का कार्य क्या था? मालगुजारी वसूल करना।
इस पद का सृजन किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? अपने शासन के 18वें वर्ष। कब किया है? अपने शासन के 18वें वर्ष आमील की नियुक्ति किया है और इसे आमील को यह आदेश दिया है कि आप गुजरात, बिहार और बंगाल में आमीलों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इन सूबों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारतीय साम्राज्य में और उत्तर भारतीय संपूर्ण मुगल साम्राज्य के सूबों में आप कार्य करेंगे। आप ऐसे परगनों में मालगुजारी वसूल करेंगे जिन परगनों की आय 1 करोड़ दाम से अधिक होगी। क्लियर हुआ? आमील का कार्य है, अमील नामक अधिकारी की नियुक्ति समान अर्थों में समझे। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष किया। आमील नामक अधिकारी को गुजरात, बिहार और बंगाल में इसे नियुक्त नहीं किया गया। मुगल साम्राज्य उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में इसे नियुक्त किया गया। इसे उस परगने में आमील को नियुक्त किया जाता था जिस परगने से आय मालगुजारी 1 करोड़ दाम से अधिक होती थी। यहां तक आप समझ गए हैं। अब देखिए मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मंगोलों के दशमलव प्रणाली, किस प्रणाली पर? मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्लियर हुआ? मुगल कालीन सेना 4 भागों में बटी थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। मुगल सेना का सर्वोच्च प्रधान बादशाह होता था। केवल यह मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर ही नहीं, इसमें भारतीय और फारसी परंपराओं का भी मिश्रण था इस मुगल सैन्य प्रणाली में। ये भी याद रखेंगे, भारतीय और मुगल फारसी सैन्य प्रणाली का अभी इसमें मिश्रण था। और यह सेना का जो गठन था यह मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब इधर देखेंगे कि सेना के 4 विभाग थे: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। आपको याद होगा कि जब बाबर भारत पर पानीपत 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के शासक, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश जिसका नाम लोदी वंश था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जिसके साथ 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर पहली बार उत्तर भारत में तोपखानों का प्रयोग करता है, तोपों का प्रयोग करता है। और इन तोपों को जो है तुगलमा पद्धति होती है कि इस तरह से सेना को सजाएं और धीरे धीरे ये दोनों सैनिक टुकड़ियां बढ़ती जाए और शत्रु की सेना जो है सैनिकों के बीच में आ जाए और चारों तरफ से यह अपने शत्रु की सेना पर वार कर दे। क्लियर हुआ? तो तुगलमा पद्धति का प्रयोग भारत में बाबर ने किया और तुगलमा पद्धति के इस प्रयोग से बाबर को काफी सफलता मिलती है और इस पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर विजयी होता है और भारत पर एक नए वंश, मुगल वंश का राज्य स्थापित करता है। तो बाबर ने पहली बार भारत में, उत्तर भारत में युद्ध भूमि में तोपों का प्रयोग किया। ऐसे तोपों और बारूद का प्रयोग इसके पहले दक्षिण भारत में जो है कृष्णदेवराय के राज्य में हो चुका है। बाबर दक्षिण भारत के शासक कृष्णदेवराय के समकालीन हैं। ठीक है? तो तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने भारत में तुगलमा युद्ध पद्धति का जो है प्रचलन शुरू किया है। मुगल सेना का सर्वोच्च प्रधान कौन होता था? बादशाह होता था। बादशाह के बाद मीर बख्शी यह सेना का प्रधान अधिकारी है, सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी है। मीर बख्शी जिसका प्रधान बख्शी होता था है। अकबर ने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दाग एवं होलिया व्यवस्था लागू की। आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में पर 5 वंशों ने राज्य किया था। आपको याद ही होगा, ये वंश था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसी में से खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना स्थापित की थी और इस विशाल सेना को नियमित वेतन देने की शुरुआत की थी। तो
उसने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की परंपरा शुरू की थी। उसी परंपरा को पुनः अकबर अपनाता है और दाग और हुलिया व्यवस्था जो शुरू करता है, सैनिक घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया रखने की व्यवस्था शुरू करता है, जिससे कि सैन्य व्यवस्था काफी मजबूत हो, धांधलियां ना हो और इसमें किसी भी तरह की कमजोरी ना हो। इसके लिए इसने दाग और हुलिया व्यवस्था शुरू की है। अकबर ने सैन्य व्यवस्था में एक और बदलाव किया। यह दाग और हुलिया व्यवस्था तो लगाया ही, इसने एक और बदलाव किया। इसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की। मनसबदारी व्यवस्था का अर्थ होता है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पर आधारित थी। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता है और सवार से घुड़सवारों के विषय में पता चलता है कि इसके अंदर कितने घुड़सवार हैं। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा एक बार इसे फिर से समझें। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये तो समझ गए। इसके साथ साथ ये भी बात याद रखेंगे कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था भारतीय सैन्य व्यवस्था और फारसी सैन्य व्यवस्था का मिक्सचर था। क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे कि मुगल कालीन सेना 4 भागों में बटी थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। आपको मैंने बताया है कि उत्तर भारत में पहली बार तोपों और बारूदों का प्रयोग युद्ध स्थल पे किसने किया? बाबर ने किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत का यह युद्ध इब्राहिम और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और बाबर भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से आज जानते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि इसमें हमने देखा कि मुगल सेना का सर्वोच्च प्रधान बादशाह होता है। बादशाह के बाद मीर बख्शी होता है। यह केंद्र में मीर बख्शी और प्रांतों में बख्शी कहलाता है। अकबर ने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दाग एवं हुलिया व्यवस्था शुरू की। अकबर ने सैन्य व्यवस्था में एक और बदलाव किया। क्या किया इसने? मनसबदारी व्यवस्था लागू की। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? जात और सवार पर आधारित थी। जात जो है वह व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और सवार वो कितना घोड़ा रखता है इसका प्रतीक था। अब आज हम मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बात, मुगल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी। अब अगली क्लास में हम पुनः मनसबदारी व्यवस्था से शुरू करेंगे। इससे संबंधित कुछ बातें रह गई, इसके विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे मनसबदारी को विस्तृत रूप से। और उसके बाद से हम अगली क्लास में मुगल कालीन प्रशासन के दूसरा हिस्सा, जिसे हम भू राजस्व कहते हैं, तो भू राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।